Assalamualaikum, I am Nemal. Welcome back to my YouTube channel English Idioma. In today's video we will discuss about idioms. इस वीडियो में हम idioms के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले idioms क्या होते हैं? Idioms are phrases that have a meaning that is very different from its individual parts. Unlike most sentences that have a literal meaning, they have figurative meaning. तो idioms को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए है कि literal meaning क्या होता है और figurative meaning क्या होता है. So literal meaning is when each word in a sentence stays true to its actual meaning. यानी literal meaning ये होता है जिसको हम जुमलों से अख़ज़ करते हैं, यानी कि it is exactly true what you say word to word, यानी word to word सही वही मीनिंग निकलेगा जो सेंटेंस में दिया हुआ है. इट रेफर्स टू ट्रू कंडीशंस. इट इज़ फ्री फ्रॉम एग्जैजरेशन. यानी जो हम जुमले में कहते हैं ना कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो लिटरल मीनिंग भी यही होगा कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है. अगर एग्जांपल्स देखें तो ये है, फर्स्ट है द कॉमेडियन डाइड ऑन स्टेज. सेकंड है वी विल ऑल बी इन द सेम बोट. तो पहला इसका जो लिटरल एक्चुअल मीनिंग है ना कि वो वाकई मर गया, वो कॉमेडियन वाकई मर गया. और जो नेक्स्ट है वी विल ऑल बी इन द सेम बोट, इसका मतलब है कि तमाम लोग एक ही कश्ती में सवार होंगे. ये होता है लिटरल मीनिंग जो हम सेंटेंस से अख़ज़ करें. यहाँ पर सेम बोट एक कश्ती ली गई है और कॉमेडियन की जो लिखा है डेथ वो वाकई वो मर गया. ये होगा उसका लिटरल मीनिंग. ये होता है जिसको हम एक्चुअल मीनिंग भी कह सकते हैं. अगला जो हमारे पास होता है वो फिगरेटिव मीनिंग होता है. ये एक्चुअली सिंबॉलिक मीनिंग होता है. इट इज़ नॉन लिटरल. Phrases that express an idea in an interesting way, in a creative way, by using language that describes something else. अगर सबसे पहले हम फिगरेटिव मीनिंग की ही डेफिनेशन देखना चाहें, जो एग्जांपल्स हैं, तो पहला हमारे पास जो एग्जांपल थी वो थी द कॉमेडियन डाइड ऑन स्टेज. सो उसके अंदर क्या मतलब था कि क्या वो उसका लिटरल मीनिंग तो यही था कि वो वाकई मर गया, मगर यहाँ फिगरेटिव मीनिंग ये होगा कि वो अपना काम नहीं कर पाया. कॉमेडियन का काम क्या होता है? लोगों को हंसाना, उनको एंटरटेन करना. सो इसका मतलब है दैट ही स्ट्रगल टू मेक द ऑडियंस लाफ, यानी वो अपना काम ही नहीं कर पाया. नेक्स्ट है वी विल ऑल बी इन द सेम बोट. सेम बोट यहाँ से मुराद है कि एक ही इशू को फेस करेंगे. जैसे अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है तो उसमें काम करने वाले तकरीबन तमाम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का मसला फेस करना पड़ेगा. या जैसे अभी इन्फ्लेशन है, महंगाई है, हम सब उसको फेस कर रहे हैं, हम सब उसकी मुश्किलात से गुज़र रहे हैं. तो यहाँ पर फिगरेटिव मीनिंग लिया गया. यहाँ पर कॉमेडियन असल में नहीं मरा. असल में तो उसका क्या हुआ, उसकी जो फिगरेटिव मीनिंग है वो ये है कि वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाया. नेक्स्ट था सेम बोट. इसका ये मतलब नहीं है कि सब एक कश्ती में सवार होंगे. इसका मतलब ये है कि हम सब एक ही इशू को फेस कर रहे होंगे. सो ये डिफरेंस होता है लिटरल मीनिंग में और फिगरेटिव मीनिंग के अंदर. लिटरल मीनिंग एक्चुअल मीनिंग होता है, फिगरेटिव मीनिंग सिंबॉलिक मीनिंग. सो ईडियम्स क्या होते हैं, इनका जो है ना उससे लिटरल मीनिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं होता. इनका फिगरेटिव मीनिंग से ताल्लुक़ होता है. इनका फिगरेटिव मीनिंग होता है. ठीक है. अब जैसे आपको अगली एग्जांपल नज़र आएगी तो आपको समझ में आएगा कि ये जो फ्रेजेस हैं इनका बिल्कुल मुख्तलिफ मीनिंग होता है अपने सेंटेंस से. जैसे कि टू किल 2 birds विद 1 stone. अब इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा कि एक पत्थर से हमने 2 बर्ड्स को मारा, मगर चूंकि ये ईडियम है जिसका होता मीनिंग फिगरेटिव है, इसका मतलब होता है टू सॉल्व 2 problems विद 1 action, या टू अकॉम्प्लिश 2 different things एट द सेम टाइम. अगर मैं इसकी एग्जांपल से समझाना चाहूँ, जैसे कि Sarim had gone to Lahore for his office work. While there, he killed 2 birds with 1 stone and visited his relatives. यानी सारिम लाहौर अपने ऑफिस के काम से गया था, मगर उसने एक ही ट्रिप के अंदर 2 काम कर लिए कि अपने ऑफिस का काम भी निपटा लिया और अपने रिलेटिव्स को भी मिल लिया. नेक्स्ट है Zara dropped her sons to school while going to work, killing 2 birds with 1 stone. यानी उसने ऑफिस जाना था तो उसने साथ में अपने बेटों को भी स्कूल ड्रॉप कर दिया. तो ये होते हैं. अब हमारे पास जो नेक्स्ट ईडियम है वो है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. अब इसका जो फिगरेटिव मीनिंग है जो कि ईडियम का मतलब है वो ये है, इट इज़ रेनिंग वेरी हैवीली. बहुत तेज़ गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होना. जबकि अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो वो ये होगा कि स्मॉल एनिमल्स आर फॉलिंग आउट ऑफ द स्काई. यानी स्मॉल एनिमल्स जो है ना दे आर यूज्ड एज मेटाफर
फॉर हैवी एंड लार्ज ड्रॉपलेट्स। तो ज़ाहिर है इसको हमने फिगरेटिव मीनिंग में इस्तेमाल किया। ज़ाहिर है कैट्स और डॉग्स वाकई में तो नहीं बरस रहे होंगे ना, ये ज़ाहिर कर रहा है कि बहुत हैवी रेन हुई। तो वो जो मैं कह रही थी ना कि इंडिविजुअल पार्ट से इंटायरली डिफरेंट मीनिंग होता है, वो ये है कि कैट्स एंड डॉग्स तो नहीं बरस रहे ना, बारिश हो रही है, तो तेज़ दिखाने के लिए हमने ये कहा। नेक्स्ट है होल्ड योर हॉर्सेस। इसका जो ईडियम में मतलब है वो ये है टू बी पेशेंट, टू वेट, सब्र करना, इंतज़ार करना। कोई भी डिसीजन या ओपिनियन किसी के बारे में बनाने से पहले बहुत केयरफुली सोचना, थिंक करना, जबकि इसका लिटरल मीनिंग ये होगा कि अपने हॉर्सेस को स्टिल रखें। सो ये एक फिगरेटिव और लिटरल मीनिंग के दरमियान डिफरेंस है और ईडियम का पता चल गया है। तो हमारा फर्स्ट ईडियम है ब्रिंग टू द टेबल। ब्रिंग टू द टेबल से मुराद है मेकिंग अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू अ ग्रुप, कंपनी और इंडिविजुअल। ये कंट्रीब्यूशन कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करके हो सकती है, कोई पेंडिंग इशू सॉल्व करके हो सकती है, ये एक्सपीरियंस की कंट्रीब्यूशन हो सकती है, स्किल्स की हो सकती है, मनी की हो सकती है, एक्सपीरियंस की, किसी भी चीज़ की जिससे बेनिफिट हो, जिससे फ़ायदा हो। यानी आप कोई स्किल दें जिससे आपको फ़ायदा हो। जैसे कि दोज आर बॉटम लाइन इश्यूज़ दैट वी ब्रिंग टू द टेबल। मैंने कहा था ना, कोई इश्यू रेज करके भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रेसिडेंट गोइंग टू ब्रिंग टू द टेबल। यानी अगला प्रेसिडेंट क्या जो आवाम से वादे किए उनको पूरे कर पाएगा, वो किस तरह से अपने स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाम को बेनिफिट देगा। नेक्स्ट है जैकब ब्रिंग्स ईयर्स ऑफ लीडरशिप एक्सपीरियंस टू द टेबल। यानी कि जब वो अपनी डिसीजन मेकिंग करता होगा, कोई ओपिनियन देता होगा, कोई इशू सॉल्व करता होगा, तो उसमें उसका एक्सपीरियंस झलकता होगा। और ज़ाहिर है वो बहुत से गलत डिसीजंस लेने से बचा रहता होगा, तो वो अपना लीडरशिप एक्सपीरियंस लेकर आया टेबल पे, कॉन्ट्रीब्यूशन की एक वैल्यूएबल। नेक्स्ट था आई विश टू ब्रिंग टू द टेबल द इशू ऑफ करंट टैक्स रिजीम एंड हाउ इट अफेक्ट्स अ बिजनेस। नेक्स्ट ईडियम है इन लिम्बो। इट मीन्स इन एन अनसर्टन कंडीशन, इन अ स्टेट ऑफ निगलेक्ट। यानी जब आप कोई डिसीजन ना ले पाएँ, आप ना आगे बढ़ सकें ना पीछे बढ़ सकें, आप श्योर ना हो कि आपने क्या करना है, अवेटिंग फर्दर प्रोग्रेस, अनडिसाइडेड स्टेट और कंडीशन। एग्जाम्पल द प्रोजेक्ट इज़ इन लिम्बो अंटिल वी गेट मोर फंडिंग। यानी जब तक मज़ीद फंड्स नहीं मिलेंगे प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा, यानी ये प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया। ना प्रोजेक्ट को हम ख़त्म कर सकते हैं और ना ही हम प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये बीच में पड़ गए हम। प्लान्स फॉर द फ्यूचर वर लेफ्ट इन लिम्बो ड्यू टू पेंडेमिक। पेंडेमिक में तो हर चीज़ रुक गई थी, तो जो प्लान्स हमने फॉलो करने थे वो हम कर ही नहीं पाए, अनसर्टन कंडीशन में रह गए, ना ख़त्म किए हमने वो प्लान्स, हम आगे बढ़ पाए। द इश्यूज़ वर इन लिम्बो आर इन लिम्बो बिकॉज नो बडी कैन टॉक अबाउट दैम। देखिए कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनको डिस्कस करना होता है तो वो सॉल्व हो जाते हैं। अब चूँकि उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है तो वो अनडिसाइडेड है। बहुत सी चीज़ें अनडिसाइडेड होती हैं, अगर कंपनी में भी देखें कि कोई उसके बारे में बात ही नहीं करता है। नेक्स्ट है माई जॉब एप्लीकेशन हैज़ बीन इन लिम्बो फॉर वीक्स विद नो अपडेट फ्रॉम हायरिंग मैनेजर। यानी कि मेरी जॉब एप्लीकेशन पे कोई जवाब ही नहीं आ रहा, उन्होंने कोई डिसीजन ही ले ही नहीं रहे वो कोई डिसीजन कि मुझे रखेंगे नहीं रखेंगे, कुछ इन्फॉर्म करें वो मुझे, ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे मैंने कहा था ना कि वो जो इश्यूज़ के बारे में है, अब जैसे कैबिनेट के अंदर समरी आती है कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी, तो अगर वो पास कर दें तो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, और अगर वो वापस भेजें तो मामला पीछे चला जाएगा। अगर उनके पास रहेगा तो वो इन लिम्बो है। नेक्स्ट हमारे पास ईडियम है बैरल ऑफ मंकीज़। इसका मतलब होता है कि इट रेफर्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ chaotic मैसेज ऑफ इंटरकनेक्टेड थिंग्स। मतलब कोई डिसऑर्डरली सिचुएशन होती है जब अफरा तफरी का आलम हो, हर चीज़ डिसऑर्गेनाइज्ड हो। जैसे हम कहते हैं ना, ट्रैफिक जैम वॉज टोटल अ बैरल ऑफ मंकीज़। कोई एक बंदा गलत पार कर दे, हर तरफ से एक अजीब सा बन जाता है ना, अफरा तफरी का आलम होता है। या जब बच्चे घर में खेल रहे होते हैं तो हम कहते हैं हर चीज़ बिखर गई है। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि समथिंग दैट इज़ वेरी फ़नी, अम्यूजिंग, डाइवर्टिंग, क्रेज़ी। यानी कोई चीज़ जिसमें आपको बहुत मज़ा आ रहा हो ना, आप उसे इन्जॉय कर रहे हो, चाहे वो किसी की कंपनी हो या कोई काम हो जिसे आप इन्जॉय कर रहे हो करते हुए, इससे आपको खुशी हासिल हो रही हो। सो अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो हम कहते हैं द क्लासरूम डिसेंडेड इनटू अ बैरल ऑफ मंकीज़ आफ्टर द सब्स्टिट्यूट टीचर लेफ्ट।
यानी इसमें फ़र्स्ट मीनिंग कंसिडर किया गया है कि जैसे ही सब्स्टिट्यूट टीचर गई, बच्चों के जो डिसिप्लिन मेंटेन था वो ख़त्म हुआ। कोई बच्चा कहीं था, कोई कहीं था, कोई बातें कर रहा था। क्लासरूम में एक डिसऑर्डरली सिचुएशन थी। माई स्टेशनरी ड्रॉअर इज़ अ बैरल ऑफ मंकीज़, होपलेसली डिसऑर्गेनाइज्ड। यानी ड्रॉअर में आपको कोई चीज़ मेरी जगह पे नहीं मिलेगी, हर चीज़, कोई चीज़ कहीं होगी, कोई चीज़ कहीं होगी। Next time, I always have a great time when Sarah is around. She is more fun than a barrel of monkeys. इसमें सेकंड मीनिंग कि आप किसी कंपनी को एंजॉय करते हो, बहुत मज़ा आता है जब सारा मेरे पास होती है, हम लोग बहुत गॉसिप करते हैं, एंजॉय करती हूँ मैं उसके साथ अपना टाइम। नेक्स्ट है हकूना मताता। इट मीन्स नो वरीज, नो ट्रबल, नो प्रॉब्लम, हर चीज़ हो जाएगी, एवरीथिंग इज़ ओके, यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। कि आप किसी भी चीज़, हर चीज़ को आप लाइटली लो, किसी भी चीज़ के बारे में आप परेशान ना हो, ये रखो कि हर चीज़ जो आप समझ रहे हो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो जाएगी। एग्जाम्पल्स, फिनलैंड इज़ अ पीसफुल कंट्री, हकूना मताता, यानी वहाँ कोई मसले मसाइल हैं ही नहीं, एक पुरान मुल्क है, ना महंगाई, ना चोरी, ना करप्शन, ना टेररिज्म, कोई परेशानी नहीं है, कोई वरीज ही नहीं है वहाँ पे। डोंट वरी सो मच अबाउट द फ्यूचर, हकूना मताता, यानी टेक इट ईजी, हर चीज़ ठीक हो जाएगी, अपने फ्यूचर के बारे में इतना परेशान नहीं होना चाहिए, वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। नेक्स्ट है हकूना मताता, वेलकम इनसाइड एंड फील एट होम, यानी हम कहते हैं ना आइए आइए, बिल्कुल घर वाला माहौल है और आराम से बैठिए, वहाँ ये मतलब है कि आप परेशान ना हो किसी भी चीज़ पे। नेक्स्ट है व्हेन एवर यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, ऑलवेज विस्पर टू योर माइंड, हकूना मताता, जब भी आप किसी भी चीज़ को लेके परेशान हों तो अपने दिमाग में विस्पर कर लें कि परेशानी कभी भी कोई आपको हल नहीं देती, टेक इट ईजी, रिलैक्स, चिल करें। ये होता है हकूना मताता का मतलब कि आप परेशान ना हो, हर चीज़ ठीक हो जाएगी, एवरीथिंग विल बी ओके, इसको लाइटली लें, इस पर परेशान ना हो। सो जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट इडियम है आज का, वो है द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम ट्री। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे अंदर आदत आती हैं ना, जो हैबिट्स आती हैं, जो जीन्स है, वो पेरेंट्स से बच्चों में जाती हैं। जब बच्चों में वालिदैन की झलक आए, उनकी आदत में, उनके काम करने के तर्ज़ में, उनके बिहेवियर में, यहाँ शक्ल के रिजेम्बलेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ बेसिकली ये बात हो रही है कि बिहेवियर में बच्चे पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहे हो, या जब हमारा लाइफस्टाइल जो है ना वो बहुत इम्पेक्ट करता है ख़ास तौर पे बच्चों पे, ठीक है, उनका ख़ास तौर पे असर होता है। वो देखते हैं कि वालिदैन किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस बात पे वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल है हमज़ा इज़ वेरी एग्रेसिव एंड आउटस्पोकन जस्ट लाइक हिज फादर। द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम ट्री इन हमज़ा's केस, यानी हमज़ा बहुत एग्रेसिव और आउटस्पोकन है अपने फ़ादर की तरह। ज़ाहिर है उसने ये चीज़ अपने फ़ादर से इनहेरिट की है, उसने देखा होगा कि मेरे फ़ादर कब किस तरह बात कर रहे हैं, किस बात पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इस तरह से। नेक्स्ट है अक्सा हैज़ अ टैलेंट फॉर सिंगिंग एंड प्लेइंग द पियानो जस्ट लाइक हर मदर, इंडीड द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम ट्री। अक्सा के अंदर जो सिंगिंग और पियानो को प्ले करने का जो टैलेंट है वो अपनी मदर से आई है, ज़ाहिर उनको देखा होगा तो आई होगी। अब अगर हम ये वर्ड्स ना यूज़ करना चाहें, एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम ट्री, तो उसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं लाइक फादर, लाइक सन, लाइक मदर, लाइक डॉटर, एंड द थर्ड वन इज़ टू पीज इन अ पॉड। वी आर टू पीज इन अ पॉड एंड आई सी हर एज माई सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर। टू पीज इन अ पॉड यानी बहुत सिमिलर है हम लोग, जैसे हमज़ा वॉज क्वाइट सिमिलर टू हिज फादर, ठीक है, मतलब ये सिमिलैरिटी ज़ाहिर करने के लिए है। अली इज़ हेड स्ट्रॉन्ग एंड इम्पेशेंट like father, like son. So if you enjoy this content, do like, share and subscribe. Thank you for watching this video.